अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और इस बार आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, लाइक प्राइवेट स्कूल में भी डेमो देने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन मैं डेली का डेली आपके लिए लाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस बार क्या करना है, आपका सीटेट तो हवा हवा में निकल जाएगा। एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना तो कोई स्कोर का हिसाब किताब है, सिंपल यार हवा हवा में पास हो जाओगे अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सीरीज नंबर 13 में हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो बार बार 100 टाइम रिपीट हुए, हम उन क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकालेंगे तो इस बार ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और सारी चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, हम सारी क्लासेस जो एकदम बेहतरीन ढंग से अपने सेशन पे लेके चल रहे हैं। तो आई होप हम पढ़ते हैं आगे, देखते हैं फिर आपको क्लास कैसी लगेगी। चलते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन क्लास के साथ में। हम आज को जस्ट 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके हर क्वेश्चन को मैं आप कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं बस ऑप्शन को रटा दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, यानी सीरीज नंबर 13 है, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आज हम करने वाले हैं। चाहे तो आप देख लीजिए बेटा, अगर आप पहली बार आए तो लाइक से तो कर ही देंगे ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप कर दीजिएगा, फिलहाल के लिए अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं। खुद ब खुद एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है। सारे एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं भी आपको नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं और बाकायदा रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। पढ़िएगा कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी इन्होंने हमसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाषा अर्जन क्या होता है। कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब आपके आसपास जैसे लोग रह रहे हैं उनसे जब आप सीखते हो तो वो अर्जन है। यहाँ पे आपको किसी भी नियम की पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिएगा जब आप इंग्लिश वगैरह सीखते हैं या किसी ऑफिशियल लैंग्वेज को सीखते हैं तो वहां पे आप नियम पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं, रेगुलेशंस पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी आपके सामने अर्जन आ जाए, यानी अर्जन का मतलब वो होता है जब आपको क्या पढ़ आप इन्वायरमेंट से चीजें सीखते हैं, यानी आपके आसपास के लोग कैसे हैं, है ना, आपके आसपास के वातावरण में लोग किस तरीके से बात करते हैं, जब आप उनका अनुकरण करके सीखते हो तो वो अर्जन होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, पढ़िएगा कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाई ये तो सही पॉइंट है इन्होंने, ठीक है, लेकिन इन्होंने हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक प्रकृति। बेटा यहाँ पे एक बात है यार, मेरे यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि एक वैज्ञानिक हुए, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चा जो पैदा होता है तो उसके अंदर क्या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी क्या नाम, लैंग्वेज यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, क्या होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जिसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं लैंग्वेज को खुद ब खुद पकड़ लेते हैं। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, समझ लगना कि चॉम्स्की नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बोला है कि बच्चे के अंदर शुरुआती दौर में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसके माध्यम से बच्चे स्वाभाविक अपने समाज से, यानी उनके आसपास के लोग कैसे हैं, किस तरीके से बात करते हैं, उनसे वो इंटरेक्ट करके सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा एकदम करेक्ट है। लेकिन निगेटिव पूछा है, आगे क्या है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भाषा अर्जन के लिए कोई नियम नहीं है, यानी ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति स्वभाव से ही सीखता है, यानी उसके आसपास के लोग कैसे बात करते हैं उनसे सीखता है, ना कि कोई नियम, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध परिवेश, ठीक है, तो ये तो सही भाई कि परिवेश आपको इन्वायरमेंट अच्छा देना है। आगे बोला बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। आगे देखते हैं क्या बोला गया, तो भाषा अर्जन के नियम सिखाए जाते हैं। ये पॉइंट जो है एकदम निगेटिव पॉइंट है कि भाषा अर्जन के लिए कोई नियम सिखाया नहीं जाता, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आप समाज से ही सीख जाते हो, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको नियम पढ़ने पड़ते, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा है इन्होंने हमसे गलत था, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑप्शंस को, यानी सही ऑप्शंस को आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पढ़िएगा क्या इन्होंने बोला कि विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं, यानी विद्यार्थी जो होते हैं, यानी स्टूडेंट जो होते हैं वो पहली भाषा कहां से सीखते हैं, यानी बच्चा जब शुरुआत में पैदा होता है
देखो एज अ टीचर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप सीटेट देने जा रहे हो तो आधे टीचर तो आप पहले से ही हो, है ना, अपियरिंग में। वही बात है, तो इतनी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। नॉर्मल सी बातें हैं कि प्रथम भाषा कहाँ से सीखेगा, जब उसके मित्रता करोगे उससे तब सीखेगा, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में सीखेगा, या फिर औपचारिक वातावरण, बच्चा पैदा होगा शुरू में स्कूल में भेज दोगे उसको, ऐसा तो नहीं हो सकता, शुरुआत में मित्रता कर लोगे उससे, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्राकृतिक वातावरण में, यानी जैसे आसपास के लोग होते हैं उनसे इंटरैक्ट करता है तभी जल्दी से सीखता है। तो ठीक है, जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा बच्चा वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में लड़ाई ना करो कि हमारे बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं वही सीखते हैं जो उनके आसपास हो रहा होता है। ठीक है, तो वही है, शांति बनाए रखिए अपने आसपास में, मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कलह कलेश ना करें क्योंकि बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ता है, फिर बच्चे वही सीखते हैं जैसे आप गाली गलौज करते हो। आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा 3 क्वेश्चन और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि किसी विद्यार्थी के द्वारा पढ़ी गई कहानी अपने शब्दों में पुनर्कथन के मूल्यांकन में सहायक होता है क्या। यानी कोई स्टूडेंट है जो कोई पढ़ी हुई कहानी, यानी खुद से कोई पढ़ी हुई कहानी जिनका पुनर्कथन कर रहा है, तो वो क्या होगी, क्या वो शुद्ध रूपता होगी, क्या वो प्रवाह होगी, प्रवाह की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, रटने की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, बोध गम्यता समझ, यहाँ पे समझ की बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है कि कोई विद्यार्थी कोई स्टूडेंट है कर कहानी को पढ़ रहा है तो भाई समझ भी तो रहा होगा, है क्या फालतू में पढ़ रहे हैं भाई, अगर आप मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप थोड़ा समझ भी रहे होंगे ना। कोई चीज इंसान पढ़ता है तो समझ के पढ़ता है, उसके अर्थ को निकालने की कोशिश करता है। ऐसा थोड़ी ना कि बस शुद्ध रूप से पढ़ोगे, प्रवाहपूर्ण पढ़ोगे, स्मृति रटोगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन 100 टाइम रिपीट हुए हैं, अगर आप प्रीवियस कोई बुक उठा के देखोगे हिंदी पेडोलॉजी की। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इतने ही पढ़ लोगे सीटेड हवा में ऐसे ही निकल जाएगा, आसानी से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िएगा क्या बोला यहाँ पे इन्होंने कि एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़ सुनाता है। यानी कोई टीचर है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई टीचर है जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, ठीक है, पाठ्य सामग्री यानी पढ़ा रहा है, पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहा है, आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है या सुनाती कोई टीचर है, ठीक है, और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है, कहती है, यह किस प्रकार की गतिविधि है बताइए। क्या ये सामूहिक कार्यक्रम है, लेखन गतिविधि है, अंतर्ग्रही है, ये अनुभव आधारित प्रक्रिया है जहां पे टीचर जो है, शिक्षिका या शिक्षक जो कर रहे हैं, आधा पढ़ देते हैं फिर आधा जो है बच्चे से पूरा कराने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, ये अनुभव आधारित प्रक्रिया है। ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है, ऐसा नहीं मैं आंसर को अपने पास से बना रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा, पठन कौशल से अभिप्राय है, यानी जब आप पढ़ते हैं चीजों को तो उससे क्या अभिप्राय है, यानी क्या औचित्य है हमारे पढ़ने का। क्या आप पढ़ते हो तो लिपि चुनने के माध्यम से, यानी लिपि चिन्हों की पहचान करने के लिए पढ़ते हो, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना। सबसे सिंपल बात दी गई ऑप्शन नंबर डी में कि जब आप पढ़ के समझते हो तो वही तो पढ़ना है ना। जब पता चले ऐसे पढ़ते हुए जा रहे, कुछ समझने में नहीं आ रहा क्या चल रहा है सिस्टम, है ना, तो वही बात करें, जब आप पढ़ करके समझते हो तो पढ़ने का कौशल यानी पढ़ करके समझना, वही बात हमारा औचित्य वही होता है कि किसी चीज को जब हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें समझ में आनी चाहिए। औचित्य क्या हुआ, अभिप्राय क्या हुआ, इन्होंने यही हमसे पूछा है कि पढ़ने का क्या मतलब होता है। मतलब यही है कि आप पढ़ करके चीजों को समझ रहे हैं, यही हमारे लिए बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा बेटर होगा। क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है, यानी जो हमारा संविधान है उसमें अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व है। ठीक है, क्या वो राजभाषा है, ऑफिशियल है, प्रशासनिक भाषा है, शिक्षा के माध्यम की भाषा है, या सह राजभाषा है। देखो मैं आपको बात कर दूं, अभी अगला क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदी पे आएगा कि हमारे संविधान में हिंदी का क्या महत्व है। तो हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। क्या है, हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। बहुत सारे लोगों को ये डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक बहुभाषी देश है। कैसा,
बहुभाषी जहां पे 22 भाषाएं हैं, इसीलिए उन्होंने किसी एक लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी है। उन्होंने कहा है हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी जो एसोसिएट लैंग्वेज होती है यानी सह राजभाषा, एक सहायक लैंग्वेज है। क्या है? एक सह राजभाषा है यानी एसोसिएट लैंग्वेज है। इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी जो है वो एक सह राजभाषा है। हिंदी तो राजभाषा है ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट है। देखो नोट्स अगर ना बना रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि रिवाइज करोगे, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप चीजों पे खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, चीजों को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है ना। और वही एक खुद से पढ़ते रहिए, मजे मजे में पढ़ते रहिए यार। आपको पता है इतना कंपटीशन बढ़ रहा है आने वाले समय में, और अभी भी इतना बढ़ गया है कि अगर आप सही से चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वही है, समझ रहे हो, खतरे में है चीजें, है ना। तो प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, काम करते रहिए। जीवन में लोग तो मिलते रहेंगे जो आपको कुछ बोलेंगे, ये इधर से आवाज आएगी, उधर से आवाज आएगी, लोग बोलने वाले कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अच्छा खासा कुछ कर नहीं लोगे, ठीक है। तो प्रोसेस पे ध्यान दो, काम करने की कोशिश करो, ठीक है। पढ़िएगा, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। देखो सिंपल है, ये हिंदी भाषा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा, मैंने अभी आपको बताई कि यह एक राजभाषा है, ठीक है, ना कि राजभाषा। वही बात कह रहे हैं कि हिंदी जो है हमारी एक राजभाषा है। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुभाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं, इसलिए किसी एक लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए, यहाँ पे एक अभिकथन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है, यानी एक असर्शन है और एक रीजन दिया गया है, जिसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कि मुझे बताइए कि असर्शन सही है या रीजन सही है, दोनों सही है या दोनों एक दूसरे के लिए सही है। सिंपल, पढ़िए स्टेटमेंट में क्या बोला गया, पढ़िएगा। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट में बोला गया कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है वह, और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। सिंपल प्रक्रिया, सिंपल बात कही गई है कि बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो ग्रामर को थोड़ी ना देखेगा कि किस तरीके से उसको बात करनी चाहिए, तो वो ग्रामर के एक एक नियम को देखेगा ना। कुछ चीजें स्वाभाविक भी होती है। तो वही बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है, यानी क्रियाएं, वर्ब्स का अधिक यूज करता है। ऐसा नहीं कि दिन भर ग्रामर ही पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम तर्क पढ़ेंगे। देखिए तर्क में इन्होंने क्या बोला, उनकी शब्द संपदा बहुत ही सीमित होती है। बिल्कुल सही बात है, शुरुआती भाई बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था में क्या निपुणता थोड़ी ना आ जाएगी कि बचपन में ही सब कुछ सीख जाएगा इंसान, बच्चा, है ना। तो वही ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, यानी और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। अब हम चलेंगे आगे, पढ़ेंगे आगे। देखिए क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही छोटे छोटे सेशन ला रहा हूं ताकि आप बोर ना हो जाएं बिल्कुल भी, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़िए। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो, यानी जब आप पढ़ रहे होते हैं बुक को, यानी हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या यानी हमारा जो लर्निंग मटेरियल है, उसको जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अभ्यास के अंत में क्या होना चाहिए, कौन सी गतिविधि होना चाहिए जिससे बच्चा एक्टिव होके पढ़े। क्या होना चाहिए, केवल पाठ से ही संबंधित प्रश्न हो, केवल की बात तो करो ही ना, ठीक है। पाठ पर बिल्कुल आधारित ही ना हो, कहां से होगा भाई, पाठ पे आधारित होने चाहिए, ठीक है। सरल भाषा में हो, थोड़ा सरल में हो, टिपिकल में भी हो, ताकि बच्चा समझ सके, अपने पावर को लगा सके, दिमाग को सोच सके, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान हो। सबसे बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है कि जहां बच्चा सोच सके, समझ सके चीजों को, तो वो ऑप्शन हमारा, देखो यहाँ पे बच्चा आपको एक्टिव दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। 9 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया। पढ़िएगा, पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या बोला गया। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निपुणता का मतलब क्या है कि निपुणता का मतलब यह होता है कि बच्चा कहां तक सीख चुका है, यानी कहां तक सीख चुका है बच्चा, उसकी पावर, उसकी लिमिट क्या है। क्या बहुसंवेदी की बात कर रहे हैं, नहीं। दैनिक वार्तालाप की बात करें, नहीं। विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, नहीं। भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई, यानी जहां तक विद्यार्थी सीख गया हो, समझ सकता हो, वो लिमिट, एक दायरा, जिसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि बच्चा कहां तक पढ़ सकता है, कहां तक सीख सकता है, एक दायरे की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11
क्या कह रहा है, पढ़िएगा। मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है। मानस मंथन गतिविधि जो है वो क्या, देखो मानस मंथन क्या होता है, किसी भी चीज के प्रति सोचना यानी दिमाग लगाना। मानस मंथन का मतलब होता है कि आप डिफरेंट टाइप से चीजों को खोजने की कोशिश करते हो, तब वो मानस मंथन होता है। जैसे मान लीजिएगा कि अगर आप किसी टॉपिक को लिखना चाह रहे हो, मान लीजिएगा किसी टॉपिक पे आपने, जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन पर लिखना चाहा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट वे से सोचोगे, पहले मानस मंथन करोगे, फिर उसके बाद में देखो पहले आप क्या करोगे, मानस मंथन करोगे, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, प्रारूप बनाओगे। क्या बनाओगे, प्रारूप बनाओगे, ठीक है। प्रारूप बनाने के बाद में आप एक बार दोहराओगे, फिर उसके बाद में संपादन करोगे। ये लेखन कौशल की चीजें होती हैं कि पहले नंबर पे आप क्या करते हो, मानस मंथन करते हो, ठीक, सोचते हो। तो उसके लिए क्या हो सकता है, मस्तिष्क पर बल देने वाला, नहीं यार, प्रश्न पूछ रहे नहीं, प्रतिपुष्ट नहीं, रचनात्मक विचारों के सृजन में, यानी जहां पे आप विचारों के माध्यम से, रचनात्मक विचारों के माध्यम से डिफरेंट टाइप से सोचते हो, डिफरेंट वे में सोचते हो, ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, मानस मंथन होता है। जब आप विभिन्न तरीकों से सोचते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो वो क्या है, मानस मंथन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़िएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वह पद्धति जो बोलने, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है, यानी बोलने और कार्य में तालमेल बनाती है, यानी दोनों क्रियाएं आपस में जुड़ रही हैं। आप बोल भी रहे हो और साथ में कार्य भी कर रहे हो, यानी काम भी कर रहे हो, शरीर का यूज भी कर रहे हो, बॉडी का भी यूज कर रहे हो। तो कार्य आधारित पद्धति ये नहीं, भूमिका निर्वाह नहीं, कहानी सुना नहीं, समग्र भौतिक प्रक्रिया है। यानी जहां पे आप बोल भी रहे हो और जहां पे आप शरीर का भी यूज कर रहे हो, यानी क्या है, समग्र भौतिक प्रक्रिया, शरीर का भी यूज कर रहे हो और देखो बोल भी रहे हो, पूरी समग्र सारी क्रियाएं आप कर रहे हो। इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई आपको बहुत बड़ी चीजें नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का रहेगा। पढ़िए क्या बोला गया है यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा जबरदस्त क्वेश्चन है कि कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है। यानी जब आप बोलते हो तो उसमें कौन सी पद्धति जो है वो विकास करती है, क्या वो संरचनात्मक है, रचनात्मक है, संप्रेषणात्मक है, व्याकरण है। भाई व्याकरण की बात तो करते नहीं, रचनावाद की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, संरचनात्मक की नहीं, कौन सी पद्धति, कौन सी प्रोसेस है जहां पे विद्यार्थी को वाचन कौशल यानी बोलने की क्रियाएं अच्छी हो रही, उसका विकास हो रहा। संप्रेषणात्मक कौशल है जहां पे संप्रेषण यानी आप इंटरैक्ट करते हो, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हो। भाई अगर बातचीत करोगे तो बोलने की क्रियाएं वैसे बढ़ेंगी, है ना। जब आप बात करने की कोशिश करोगे, किसी से बोलोगे, अब बोलोगे ही नहीं किसी तो कहां से बोलना सीखोगे ना। जब आप बोलोगे तभी तो बोलना सीख पाओगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वाचन कौशल का विकास तभी होगा जब आप संप्रेषण करोगे, है ना। भाषा का क्या मतलब होता है, भाषा क्या है, भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है। तो जब आप बोलोगे तभी बोलना सीखोगे। सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा है वो आप बता के जाइएगा। और सारी वीडियोस जो मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं, चाहे वो सीडीपी के हों, हिंदी के टॉपिक बाय टॉपिक मैंने डाल दी। देखो अगर आप टॉपिक पढ़ लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज की, है ना, कि आप टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। वही बात कह रहे हैं, जब आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा, पता चले आप आंसर को रट रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा ना भाई, है रटना नहीं है आपको बिल्कुल भी। थोड़ा पढ़िए और समझ के पढ़िए। आउट ऑफ 13 आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो बता के जाइएगा। सेशन को लाइक शेयर तो कर ही देना यार अगर अच्छा लगा, क्योंकि एक वीडियो में काफी मेहनत होती है मेरे यार, ठीक है। तैयारी करते रहिए जबरदस्त तरीके से। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच मेरे यार। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे, सीटेड आपका पास आपको होना है, इस बार आपको बार बार सीटेड नहीं देना है, ठीक है। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू मेरे यार।